तो हमारा 12 दिसंबर को कुछ ही देर बाद बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। जैसे कि मैंने आपकी इंग्लिश में, हिंदी में और फिजिक्स में तैयारी करवाई थी और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखे गए, तो इसी तरीके से आपको 2 व 3 व 4 अंक के प्रश्न मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा जो कि आपकी बायोलॉजी के रहेंगे। तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना ताकि आपके हर एक तरीके से क्वेश्चन कवर हो जाए। देखिए, यदि आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और आप लोग बार बार वीडियो चेंज करके इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। एक बार ये वीडियो देख लेना, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, साथ ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स के हो गए, 4 मार्क्स के हो गए, है ना, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन है और इसको अगर आपने अच्छी सुगमता से कर लिया तो बहुत अच्छा पेपर स्कोर करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमारे 2-2 अंक के क्वेश्चन आएंगे, नीचे 3 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जड़ के कार्य लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, पौधों में स्थिरता, पौधा जिससे खड़ा हुआ है ना, वो जड़ों का कार्य, मतलब पौधों में स्थिरता प्रदान करना जड़ का कार्य होता है। और जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, है ना, जल मृदा से जल को अवशोषित करना, ये भी जड़ों का कार्य होता है ना, जड़ों द्वारा किया जाता है। और जाइलम और फिलोएम को याद रखना, उनके कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोशिका को परिभाषित कीजिए। देखिए, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो सभी जैविक कार्यों का जो है क्रियान्वयन करती है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खालिस्तान जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाना तो क्या है, कोशिका, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीश्वसन को देखिए, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। नेह श्वसन या कहें कि अनोक्षी श्वसन, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीश्वसन की बात की जा रही है। तो देखिए, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जो कि ग्लूकोज को तोड़ तोड़ करके एटीपी में ऊर्जा बनाती है और एटीपी ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहती है। और एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में किस जगह पर होता है ये आप लोगों को बता देना है। नेक्स्ट हमारा मनुष्य के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम। तो वृक्क हो गया और त्वचा, है ना, त्वचा से स्वेद यानी कि पसीना निकलता है, और वृक्क किडनी जिससे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, ये हमारे उत्सर्जी अंग हो जाते हैं, तो उनके याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पुष्प के मुख्य भागों के नाम। तो पुष्प में कौन से भाग होते हैं, यहाँ पे देखिए, पत्ती फूल नहीं लिखना है, ना कलियां लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर, अंडप। तो ये सारे पार्ट होते हैं, इनको इंग्लिश में भी देख लेना, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इसको कहते हैं। इसको याद रखना, मेनली 4 पार्ट होते हैं, पुंकेसर, स्त्री, केसर में बटे होते हैं 2 पार्ट, है ना, पुंकेसर, स्त्री, केसर, है ना। पुंकेसर वाला नर भाग कहलाता है पुष्प का, और स्त्री केसर वाला स्त्री यानी कि मादा भाग कहलाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीजांडानास, इसको ओव्यूल कहते हैं ना। ओव्यूल वह संरचना होती है, देखिए इसकी संरचना सीख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, इसको कर लेना ओव्यूल की संरचना। नेक्स्ट हमारा पुष्पक्रम। देखिए, तो पुष्प को आपने देखा होगा, फूल देखिए एक तरीके से क्रमबद्ध लगे रहते हैं, बिल्कुल अच्छी जमावट रहती है उनकी, है ना, कितने सुंदर लगते हैं लगे हुए, है ना। तो पुष्पों के लगे रहने का क्रम, है ना, पुष्प जो क्रमबद्ध तरीके से एकदम सजे हुए लगे रहते हैं ना, उनके लगे रहने का क्रम ही पुष्पक्रम कहलाता है। तो इस चीज़ को याद रखना। शैवाल के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। शैवालों में क्लोरोफिल होता है जिससे भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, शैवाल क्या होते हैं, छोटे छोटे से पौधे होते हैं, छोटे छोटे से जीव होते हैं, है ना, ये जलीय वातावरण में जो है पाए जाते हैं ना, इन्हें जल की आवश्यकता होती है, इसके लक्षण हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है विषम बीजाणुकता को परिभाषित कीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका। देखिए, विषम बीजाणुकता में 2 प्रकार के बीजाणु जो उत्पन्न होते हैं। विषम, देखिए विषम कहा जा रहा है, विषम मतलब क्या हो जाती है, विषम संख्या से याद रखिएगा 2 है ना, सम नहीं है, 2 है, मतलब 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 2 प्रकार के जीवाणु जो है उत्पन्न होते हैं, जैसे सूक्ष्म बीजाणु और स्थूल बीजाणु, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। तो इस चीज़ को याद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल एक ना एक के महत्व कह लो और विशेषताएं तो कह लो कि आनी ही है ना। और इसको उभयचर क्यों कहा जाता है, इसका क्वेश्चन नीचे है, हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, काई जो होती है, कई जिस पे फिसल के गिर जाते हैं ना, काई का उपयोग जो है जल संरक्षण में होता है। पीट मॉस, है ना, स्फेगनम जिसे कहते हैं, स्फेगम कहते हैं, का उपयोग जो है ईंधन और खाद के रूप में होता है ना। ये ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनका हम आर्थिक महत्व के रूप में यहाँ पे उपयोग लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है सहजीविता। देखिए, आप जब देखिए किसी के साथ मिलकर के कार्य करेंगे ना तो वो सहजीविता कहलाती है, मतलब सह यानी कि साथ में कार्य हो जाए, जीविता के लिए जो कार्य किया जाए साथ में, वो सहजीवी संबंध कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, इस चीज़ को याद रखना, लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे आता है। सहजीविता का उदाहरण खालिस्तान है। देखिए, सहजीविता 2 जीवों के बीच एक पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों जीव जो है लाभ प्राप्त करते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा पैरामीशियम, अमीबा एवं यूग्लिना में चलानंग का। देखिए, इस तरीके से तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि इन तीनों का साथ में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि अमीबा का चलानंग खालिस्तान है, या अमीबा देख ली दे देगा इस तरफ दे देगा सीडोपिया, तो क्या लगाओगे, तो तीनों को याद कर लो। पैरामीशियम में सिलिया होता है उसका चलानंग, यूग्लिना में फ्लैसिला होता है, और अमीबा में सीडोपिया होता है, सीडोपोडिया होता है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पादप और जंतुओं में 3 अंतर। देखिए, 3 में ही नहीं 4 में भी नीचे आंसर दिया गया है, लेकिन हाँ 3 में याद रखना। सबसे बड़ा अंतर जो पादप और जंतु कोशिका में होता है वो होता है पादप में जो होता है भित्ति पाई जाती है, एक बड़ा बगल बगल में एक भित्ति पाई जाती है झिल्ली टाइप की, है ना। तो वो क्या है, वो पादप कोशिका में होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप जो है स्वपोषी होते हैं भाई, हम तो उन पर निर्भर हैं, हम पौधों पर निर्भर हैं, हम अपने शरीर में थोड़ी भोजन बनाते हैं, हम तो पौधे पत्तियाँ हो गई, खाद अनाज हो गया, उन्हीं से भोजन बनाते हैं। हम क्या है, परपोषी हैं, और पादप स्वपोषी हैं, इसको याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। पादप स्थिर रहते हैं, हम गतिशील रहते हैं ना, जंतु गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ब्रायोफाइटा को जल और निषेचन भूमि पर विकास के कारण जल स्थलचर कहा जाता है, इस चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा देखिए, क्योंकि ये जल स्थलचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं, जलों में भी रहते हैं और निषेचन करते हैं भूमि पर भी और जल में भी, है ना।
तो ये इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा शैवालों में लैंगिक प्रजनन जो है किस प्रकार से होता है, तो शैवालों में लैंगिक प्रजनन समजातीय, विषमजातीय और युग्मज संलयन के द्वारा माध्यम से होता है। देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, है ना। इसको डिटेल में आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे, अपनी भाषा का यूज कीजिएगा। अगला है आपका लाइकेन पर टिप्पणी लिखी। अभी मैंने लाइकेन को बताया आपको ऊपर। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है सहजीवी संबंध का, है ना। कवक और शैवाल के बीच जो संबंध होता है वो सहजीवी संबंध है और वो लाइकेन के द्वारा होता है, इसको याद रखना, है ना। जहाँ शैवाल क्या करता है, शैवाल जो है भोजन बनाता है और कवक संरचना प्रदान करता है ना, दोनों कार्य करते हैं, तो ये सहजीवी हो गया। नेक्स्ट हमारा जैव क्षमता को समझाइए। जैव विविधता भी आनी है। देखिए जैव क्षमता पर्यावरण की वह अधिकतम सीमा है जहाँ संसाधन किसी प्रजाति के लिए स्थिर रूप से उपलब्ध हो सकते हैं, है ना, तो ये रहेगा जैव क्षमता। नेक्स्ट हमारा मानव श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम। देखिए मानव में कौन कौन से, एक हो सकता है एस्थमा, है ना, अस्थमा जिसे कहते हैं ना, वो एस्थमा कहलाता है, और न्यूमोनिया, ये क्या है, ये श्वसन संबंधी रोग हैं, है ना, इनको याद रखना। नेक्स्ट हमारा कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भाई क्वेश्चन आएगा कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हॉक को याद रखना, सभी को याद है, 9th में पढ़ चुके हो, है ना, सन 1665 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा खुले तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। खुले परिसंचरण तंत्र में सीधे रक्त शरीर गुहा में बहता है, जबकि बंद में जो है धमनियों और स्राव में बहता है। देखिए मानव में क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र, तो धमनियों और स्राव में बह रहा है, और बंद परिसंचरण तंत्र जो है अधिक कुशल होता है, जो कि हम में मनुष्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं इनका शरीर जो है खंडों में टूटा टूटा सा होता है। इनके शरीर पर कठोर काइटिन युक्त जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है, और इसका उदाहरण याद रखना कि इसमें कौन कौन से जंतु हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले 2 परजीवियों के नाम। परजीवी कौन कहलाती है, मतलब जो जीव है हमारे शरीर पर है, जैसे एक तो जुआ हो गया, है ना, तो एक जुआ हमारे शरीर में रहता है, जू जिसे कहते हैं ना, इसको याद रखना, ये हमारा परजीवी है, हमारे शरीर पर रहता है। एक हो गया कृमि, बॉम्ब्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं इनका शरीर कुछ इस तरीके से होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रयुक्त शरीर होता है इनका। इनमें पुनरुत्पत्ति की क्षमता होती है, जैसे कि अगर वो कहीं से उसे चोट लग गई है, कट गया है, फिर कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पुनरुत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं, वहाँ से उसमें पुनः वो अंग उग जाएगा। नेक्स्ट आपका चमगादड़ को स्तनी पक्षी माना जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए चमगादड़ जो होते हैं वो भी मनुष्य की तरह बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, चमगादड़ को स्तनी माना जाता है। भेल मछली को भी स्तनी में रखा गया, क्यों, क्योंकि भेल मछली जो होती है यह फेफड़ों से श्वसन करती है। सबसे बड़ी बात तो है ना, भेल मछली में श्वसन खालिस्तान द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, यह भेल मछली में श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा, याद रखना इस चीज़ को। और बच्चों को जन्म देती है भेल मछली और दूध पिलाती है, इसलिए इसे क्या है, स्तनी वर्ग में रखा गया है ना, क्योंकि उनके गुणों के आधार पर ही जीवों को एक वर्ग में रखा गया है। अगला है आपका डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। इसका नंबर 4 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने दोनों में दे दिया है, नीचे 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए डीएनए क्या है, दोहरा द्विकुंडलित संरचना, मतलब द्विकुंडलीय संरचना। डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से, नीचे हम संरचना को पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर में, है ना। आरएनए क्या होता है, एकल होता है, आरएनए की संरचना एकल होती है। नेक्स्ट हमारा डीएनए में थाइमिन, सबसे बड़ा अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर है डीएनए आरएनए में। आरएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए में डीएनए के स्थान पर आरएनए में जो है थाइमिन के यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन के स्थान पर क्या नहीं पाया जाता, तो क्या यूरेसिल, इसको याद रखना, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों में यही अंतर मेन हो जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, सुसाइड बैग, तो लाइसोसोम में जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। देखो यहाँ बड़ा ही शॉर्ट आंसर लिखिए ताकि आप इसे समझ सको, याद कर सको, है ना, और आपको जो पहले से याद है उसे ही आपको आंसर में लिखना है, ताकि देखिए ये हो जाए तो ये भी कर लेना, है ना। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के टूटने पर स्वयं और कोशिका को जो है पचा जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, यही है यहाँ पे आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट आपका अस्थि और उपास्थि में अंतर देखिए, हड्डी और हड्डी में अंतर। अस्थि उपास्थि देखिए, अस्थि जो है कठोर होती है, उपास्थि नरम होती है। उप अस्थि देखो ये नीचे वाली चीज़ है, ये तो नरम होगी। अस्थि में कैल्शियम भंडारित होता है, उपास्थि में नहीं होता है। अस्थियाँ क्योंकि मजबूत होती हैं उनमें कैल्शियम होता है, और ये जो उपास्थि कमजोर होती है इनमें कैल्शियम नहीं होता है। अगला है विभाज्य ऊतक। ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पौधों में देखिए, पौधों में ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही हैं। देखिए विभाजन हो रहा है इनमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने तभी तो कहा जा रहा है विभाजन, तो विभाज्य ऊतक, विभाजन हो रहा है बार बार तो विभाज्य ऊतक, है ना। तो पौधे की वृद्धि सुनिश्चित करती हैं ये। देखिए मतलब किसी पौधे में जिस पौधे की जो है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार से विभाजित होती रहती हैं, मतलब बढ़ते जा रही हैं, उनमें क्या है वो वृद्धि सुनिश्चित करे जा रही है पौधे की। यही क्या है, विभाज्य ऊतक एक निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो पेड़ नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है द्विनामकरण पद्धति क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनामकरण पद्धति वैज्ञानिक नामकरण की वह विधि है। देखिए भाई तो ये विधि किसने दी है ना, द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसका जरूर से आना है। देखिए द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है, इनकी पुस्तक का नाम तो मैं बता देता हूँ, सिस्टेमा नेचुरी उनकी पुस्तक का नाम है। जो भी इसके जनक हैं वो जनक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जल्दी से लिख दीजिए क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। देखिए एक वैज्ञानिक नामकरण की विधि है जिसमें जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे एक जाति और दूसरी प्रजाति, जाति और जीनस, है ना, वंश हो सकता है,
प्रजाति को वंश कह सकते हैं, है ना, जाति और वंश में बांटा गया है। जैसे होमो सैम्पियंस, है ना, होमो क्या है, होमो हमारी जाति है, सैम्पियंस हमारा वंश है, तो इस तरीके से ये कह दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन कण होते हैं जो सामान्य प्रोटीन को भी विकृत कर देते हैं। देखिए एक प्रोटीन कण होते हैं एक तरीके के, जो सामान्य प्रोटीन जो होता है ना रियलिटी में, तो उसको भी क्या करते हैं, विकृत कर देते हैं, है ना, संक्रामक प्रोटीन होते हैं। मतलब देखिए अगर संक्रामित हैं किसी रोग से, आपको सर्दी है ना, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे, सामान्य व्यक्ति के पास जाओगे और आप वहाँ पर छींकोगे उसके पास जाकर के, तो उससे भी सर्दी होने के चांसेस हैं, है ना। तो यही है, ये ऐसा संक्रामक, मतलब ये पहले से रोगी प्रोटीन होता है प्रियॉन्स, और ये अच्छे प्रोटीन के पास जाएगा तो उसे भी जो है विकृत कर देगा, उसे भी बीमारी दे देगा। तो यही हमारा प्रियॉन्स होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो कार्य लिखिए। जैसे हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ होती है एक स्मूथ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, इसको याद रखना, और ये लिपिड संश्लेषण में सहायक होती है ना। विषहरण, जैसे कि आपने कोई ऐसी विषैली चीज खा ली ना अपने शरीर के अंदर, तो वो क्या उसको कौन खत्म करेगा, उसको करेगा आपका स्मूथ ER, यानी कि आपकी जो चिकनी वाली अंतःप्रदब्बी जालिका होती है वो उसको खत्म करने का प्रयास करेगी, है ना, आपने अगर विषैली चीज कोई खा ली, तो ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है आपका पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आया है और 2 नंबर में भी आया है। देखिए पेप्टाइड बंध वह रासायनिक बंध है, एक रासायनिक बंध होता है ना, जो 2 अमीनो अम्लों को जोड़ता है। देखिए तो आपको सभी को पता है कि प्रोटीन की संरचना जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, है ना। और पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, जो अमीनो अम्ल किससे मिलकर के बने होते हैं, 2 अमीनो अम्ल इस तरीके से आकर के जुड़ गए, तो क्या है ये यहाँ पे जो बंध बनेगा बीच में, तो वो क्या होगा, वो उसे हम पेप्टाइड बंध कहेंगे, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो देखिए यही तो न्यूक्लियोटाइड है जो कि RNA एवं DNA में भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं, लेकिन DNA में कौन नहीं पाया जाता, RNA में कौन नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है, इससे ही ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड DNA और RNA के निर्माण की इकाई है ना, मतलब DNA और RNA का निर्माण केवल न्यूक्लियोटाइड से हुआ है, जो कि प्रकार होते हैं इसके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, यूरेसिल, है ना। तो देखिए RNA में क्या पाया जाता है, यूरेसिल, जबकि थाइमिन जो है थाइमिन RNA में नहीं पाया जाता है, थाइमिन किसमें पाया जाता है, DNA में, इसको याद रखना। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, तो गोइटर रोग जो होता है हमारे जो है गले में हो जाता है ना, तो वो आयोडीन की कमी से रोग होता है, घेंघा रोग जिसे कहते हैं ना, इसको याद रखिएगा। अगला है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें गला थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है ना, एक तरीके से गले में शुष्क कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। अगला रहेगा आपका मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम, अभी हम ऊपर देख चुके थे, अस्थमा और दमा। ये रहेगा तपेदिक और ब्रोंकाइटिस, है ना, ये दूसरे हो जाती है, इनको ये याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा नीच श्वसन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऑक्सीश्वसन, और ये नीच श्वसन यानी कि एनॉक्सिस श्वसन भी इसे कर सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यह वह प्रक्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन भी हो जाता है, भले ही ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन तो होता है। नेक्स्ट हमारा कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। ये वही कोशिका भित्ति है जो कि पौधों के कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है, जो इसका संरक्षण करती है, जो इसे आकार प्रदान करती है, ये वही जो है कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। तो कोशिका की संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है, एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की तरह बाहर काम करती है, चारों तरफ काम करती है, बाहर अंग सभी लोग रह रहे हैं, ये यहाँ पे बॉर्डर पर रहेगी, है ना, तो क्या है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगला है कोशिका का आंतरिक दबाव बनाए रखती है। देखिए किसी भी तरीके से अगर बाहर से कोई अंग उस पर दबाव डाल रहा है, तो ये अंदर से एक तरीके से सुरक्षात्मक कार्य करती है, और बाहर से भी दबाव डाल लेती है, अंदर से भी बनाए रहती है, ताकि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, है ना, ऑर्गन्स हैं, वो ठीक तरीके से वहाँ पे बने रहें, है ना, उनमें कोई हलचल इस तरीके की ना हो जिससे वो डैमेज हो जाए। अगला है आपका कोशिका केंद्रक के कार्य लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये दोनों के एक दूसरे के अथवा बन सकते हैं। केंद्रक के कार्य तो बिल्कुल मान के रख लो कि केंद्रक की खोज किसने करी थी, ये आप लोग बताएंगे। कोशिका की तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। देखिए अनुवांशिकी समग्र DNA का संरक्षण करता है कौन, केंद्रक। देखिए केंद्रक, देखिए कोशिका इस तरीके से जैसे मान लो होती है ना, कोशिका का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सबसे सेंटर में आपने देखा होगा केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक में DNA होता है ना, और प्लाज्मा द्रव्य भरा रहता है ना, बहुत ही साइटोप्लाज्म होता है ना, ये सारा कुछ होता है। केंद्रक में DNA का संरक्षण कौन करता है, तो भाई केंद्रक करता है ना, तो आनुवंशिक पदार्थ होता है DNA, तो इसका संरक्षण कौन करता है, केंद्रक, ये कार्य ये हो गया। और कोशिका के कार्यों का नियंत्रण और प्रोटीन संश्लेषण का नियमन भी जो है वहाँ से, मतलब कोशिका में जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, पूरा उनका नियमन कौन करता है, उनका नियंत्रण कौन करता है, मतलब ये केंद्रक जो है बीच में राजा की तरह बैठा होता है, ये सारे कारक को नियंत्रण करवाता है। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारा कुछ है जो भी है, ये यहाँ से निर्देश देगा, यहाँ से नियंत्रण करेगा सारा कुछ बैठे बैठे। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण, ये तो आपने सभी ने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन इसको रिवाइज कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पादप जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जल और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। देखिए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस पार्ट में होती है ना, तना में होती है या फिर फल में होती है या फिर पत्ती में होती है, कहाँ पे होती है, आप लोगों को बताना है, इससे ऑब्जेक्टिव आना है आपका। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को
ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी का उत्पादन करता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो ही तो हमें ऊर्जा दे रहा है, नहीं तो हम चल फिर भी नहीं पाते। अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण शरीर में नहीं करेगा, जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है हमें। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखना। रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है रक्त, और रक्त की प्रतिरक्षा में, शरीर की प्रतिरक्षा में यहाँ कार्य करता है, सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा काइटिन क्या है? काइटिन एक कठोर पारदर्शी पदार्थ होता है। कठोर तो होता है लेकिन पारदर्शी होता है, जिसको अगर देखिए कहीं पे मतलब इस तरीके से अगर डला है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। जो आर्थ्रोपोड्स के जो बाह्य कंकाल होते हैं ना, इनके जंतु में हम देख सकते हैं ना इस तरीके से, तो उनमें हमें उनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारा रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आप लोगों को जरूर से इसका कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैं रंध्र कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, गार्ड सेल्स जो कहलाती हैं, रक्षक कोशिकाएं। रंध्र में 2 रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो कि इसे खोलने और बंद करने में सहायक होती हैं। इसका चित्र जरूर से देख लीजिएगा एक बार, है ना। एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीयक वृद्धि वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों की तना और जड़ का व्यास बढ़ता है और कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की गतिविधि के कारण होता है। इसको याद कर लेना। यहाँ से हमारे 3-3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ आप जल्दी जल्दी आपको करवाते जाऊँ, क्योंकि मैं पहले ये वीडियो डाल चुका हूँ, बस आपका रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, है ना। देखिए, वर्गीकरण के 3 महत्व के बारे में लिखिएगा। जीवों में अध्ययन में सरलता होती है। देखिए, अगर हमने जीवों को बांट दिया ना, तो हम उन्हें भाई अलग अलग पढ़ पाएंगे। हाँ, ये जीव इधर हैं, ये इधर हैं, ये इधर हैं, तो उनके अध्ययन में हम उन्हें समझने में सरलता होगी, क्योंकि उन्हें गुणों के आधार पर बांटा गया है। तो उनके गुण हम अलग याद रख लेंगे, इनके गुण हम समझ जाएंगे कि भाई इतनों के गुण एक से इतने हैं, इतने के इतने हैं। तो ये वर्गीकरण का ये महत्व हो जाता है और ये हमारा फायदा हमारा हो जाता है। और विभिन्न जीवों के बीच समानता और भिन्नताओं को समझने में, है ना। तो ये गुणों के आधार पर ही तो उन्हें बांटा गया है, उनकी समझने में आसानी होती है और जीवों के विकास एवोल्यूशन जो होता है उनमें, उसको पता करने में मदद मिलती है। मोनेरा प्रोटिस्टा में अंतर लिखा है, बिल्कुल आने वाला है, इसको कर लेना। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होती हैं। मोनेरा में कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, एक कोशिकीय और सरल जीव हैं, जबकि प्रोटिस्टा एक कोशिकीय उपनिवेशी जीव हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। भाई डायग्राम आपके सामने दिया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाएगी, राइबोसोम पाया जाएगा, कोशिका पाई जाएगी, कोशिका है जिसने फ्लैजिला कहती है। जो लटके हुए दिख रहे हैं ना आपको इस तरीके की संरचना है, क्या फ्लैजिला पाए जाते हैं, छोटे छोटे से रोम दिख रहे हैं ना, ये कोशिका है, ये फ्लैजिला कहलाती हैं, इनको याद रखना। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वॉल हो गई, है ना, झिल्ली हो गई, न्यूक्लियोइड हो गए, और राइबोसोम फ्लैजिला, इनको याद रखना। नेक्स्ट हमारा जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए। इसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। यही गंगा के पानी में पाया जाता है, इसलिए गंगा जल जो है कभी खराब नहीं होता है। क्या पाया जाता है उसमें? बैक्टीरियोफेज, इसलिए गंगा जल खराब नहीं होता है। ये रहेगा। इसमें देखिए मेनली 3 पार्ट होते हैं। जीवाणु भोजी जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक उसका सिर का पार्ट रहेगा, फिर उसका कॉलर रहेगा, जैसे आपकी गर्दन है, फिर आपकी पूंछ जैसी है ना, बंदर की पूंछ, इसी तरीके से इसकी टेल होती है। ये टेल नामक संरचना होगी, ये कॉलर हो गई तो ये हमारा गले का पार्ट हो गया, ये हेड हो गया तो ये हमारा मस्तिष्क हो गया। इस तरीके से इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, इनको याद रखना। डीएनए आरएनए में इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे पादप और जंतु में कोई 3 अंतर लिखिए, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे, ये आपको अंतर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मोनेरा जगत के 3 लक्षण। मोनेरा प्रोटिस्टा में अंतर तो करना ही है, साथ ही लक्षण देख लेना। मोनेरा में कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं भाई? एक तरीके की अविकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जो है केंद्रक अविकसित प्रकार का पाया जाता है, जिसमें कई ऑर्गन जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी कमी होती है। और मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनमें वो एक कोशिकीय प्रकार के सरल संरचना वाले जीव होते हैं। इनमें प्रजनन सहायता द्विखंडन के द्वारा होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि मोनेरा जगत के जीव जो है, जीव में खाली स्थान की कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना, एक कोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं। उनमें जो है द्विखंडन द्वारा, सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा जगत में द्विखंडन, है ना, विधि द्वारा जो है जनन होता है। नेक्स्ट आ जाता है शरीर में CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है। तो ये तो यहाँ पे छोटा सा ही आंसर लिखा है, जो कि आपको केवल समझाने के लिए, नीचे हम पूरा आंसर डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है दमा रोग किस कारण से होता है। तो दमा रोग जो है श्वसन नलिकाओं की सूजन और सिकुड़न के कारण होता है। देखिए जो हम जिससे श्वसन कर रहे हैं, अगर उन नलिकाओं में सूजन आ जाती है, सिकुड़ जाती हैं, तो हमें क्या दमा रोग हो जाएगा। जो एलर्जी, धूल धुआं, जैसे हम धुएं के पास जाएंगे या फिर धूल उड़ेगी, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, एक तरीके से हमारे आनुवंशिक कारण उत्पन्न होंगे और हमें जो है एलर्जी हो जाएगी उस चीज़ से, फिर ये समस्या बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पत्ती में कोई 3 अंतर। यहाँ पे पत्ती की बात कर रहा है, तो विशेषताओं के आधार पर अंतर दिए गए हैं। एक बीजपत्री की संरचना समांतर और संरेखण होती है। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एक तरफ दे देंगे एक बीजपत्री, एक तरफ लिखेंगे समांतर संरेखण, तो कहाँ पे लगाओगे, समांतर संरेखण से, है ना। इसकी क्या होती है, द्विबीजपत्री के जाल जैसी संरचना होती है। इसमें क्या है, एक पत्ती, इसका नाम ही है एक बीजपत्री, तो इसमें क्या है, एक पत्ती पाई जाती है। इसमें क्या है, कई पत्तियां, द्विबीजपत्री, दो मतलब 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। इसका है पेटियोल। पेटियोल को याद रखना, इसमें छोटा और पतला होता है, इसमें लंबा और मोटा होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पादप और जंतु कोशिका में। भाई तो ये 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल से पेपर में आना है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। गतिशील होते हैं, ये गतिशील नहीं होते हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत याद रखना है इसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा किन्हीं 3 रक्त समूहों को समझाइए। तो भाई कौन कौन को यहाँ पे ए को, बी को, ए बी को समझाया गया है। देखिए
एंटीजन ए, जिनका भी ए ब्लड ग्रुप होता है ना, वो जो है ए एंटीजन वाले होते हैं, केवल एंटीबॉडी बी होती है उनके अंदर, तो वो एंटीबॉडी ए एंटीजन ए और बी एंटीबॉडी वाले होते हैं। और जो बी रक्त समूह वाले बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है और केवल एंटीबॉडी जो है ए पाई जाती है। और ए बी रक्त समूह वाले होते हैं उनमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी उनमें नहीं होती भाई, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर लिखिए। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है ससीमक्षी और असीमक्षी पुष्पक्रम में अंतर, वो बिल्कुल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती भाई इसका नाम है संयुक्त पत्ती, मतलब कंपाउंड लीफ, ये सिंपल लीफ है। एक पत्ती नुमा भाग होती है, पत्तियां कई पत्रकों में विभाजित होती हैं, केवल एक डंठल इसमें पाया जाता है, केवल इसमें कई सारे डंठल या पीटियोल हो सकते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे विभाजन के अंतर आधार पर दिया गया है ना, ये विभाजन बिना विभाजन के बनती है, यह है पत्रक स्पष्ट रूप से बटे होते हैं ना। इसके बाद ससीमक्षी असीमक्षी में दिया गया भाई, इससे अच्छी तरीके से रिपीट कर लो। पुष्प का विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसमें पुष्प का ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये दोनों के विपरीत है एक तरीके से। सीमित लंबाई का होता है पौधा, अनिश्चित लंबाई का होता है, मुख्य अक्ष की बात कर रहा है। और पुष्प क्रम में पुष्प की संख्या निश्चित होती है, इसमें पुष्प की संख्या अनिश्चित होती है, मतलब कई सारे पुष्प हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, निश्चित होंगे कि इतने ही होंगे, अब ज़्यादा पुष्प क्रम में पुष्प नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका अपपंक कवक के कोई 3 लक्षण लिखिए। ये सरल संरचना वाले जो है कवक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, यह जो है मृतोपजीवी प्रकार के जीव होते हैं। टीएमबी यानी कि टोबैको मोजिक वायरस, तंबाकू मोजिक वायरस, ये क्या है, तो इसे चित्र बनाना होता है आपको, है ना। जैसा बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा जीवाणु भोजी ऊपर, तो उसका भी आता है और इसका भी आता है, ये दोनों के अथवा बनते हैं। इसमें केंद्रीय गुहिका पाई जाती है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है, जो कि एक वायरस है ना, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। तो भाई तो स्तनधारी, उसका नाम ही है स्तनधारी, तो इनमें क्या है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, शरीर पर रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इनमें जो है हृदय जो है 4 कक्षीय हृदय होगा, है ना, जो हृदय होगा वो 4 कक्षीय होगा, इस तरीके से, है ना, ये याद रखना, स्तनधारी में 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट है हमारा लिपिड्स के कार्य का महत्व लिखिए। तो ऊर्जा का भंडारण, कोशिका का निर्माण, शरीर के अंगों की सुरक्षा, प्रोटीन के प्रमुख कार्य, तो शरीर की संरचना का का निर्माण, एंजाइम हार्मोन का निर्माण, शरीर की प्रतिरक्षा और मदद। नेक्स्ट है परजीवी है प्लेटीहेल्मिन्थेस के 3 लक्षण, तो शरीर चपटा और पत्ती जैसा, इनमें सुई रूप के चूसक होते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में, ऊपर पत्ती में देखा था, ये पौधों में अंतर है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या है, समांतर समीकरण भाई सेम ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं पौधों में तो वो पत्तियां पाई जाती हैं, बस सेम हो गया। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं स्तनधारी वर्ग के लक्षण लिखिए। तो हड्डियों का ढांचा कैसा होता है स्तनधारियों में, इनका शरीर हड्डियों के ढांचे से बना होता है, ये स्वेद या पसीना निकालने वाली ग्रंथियां पाए रहते हैं, मतलब हम मनुष्य जो है स्तनधारी जीव हैं, तो हमें पसीना वाली ग्रंथियां होती हैं ना, श्वेत ग्रंथियां हमें पाई जाती हैं, तो वही तो है। और मादा जो होती हैं स्तनधारियों में, वो दूध का निर्माण करने वाली ग्रंथियां उनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गोल कृमि या फीता कृमि क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, और अंतर आपको करना है। तो ये इसकी संरचना बेलनाकार होती है, सिलेंडर टाइप होती है, इसका सपाट होती है, फ्लैट एकदम, है ना। और आपका पाचन तंत्र, इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है, इसमें अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, इस तरीके से अंतर याद रखना। इसका वजन जो है हल्का होता है, किसका, इसका गोल कृमि का, है ना, वजन हल्का होता है, इसका फीता कृमि का भारी होता है, मोटा एक तरीके से। नेक्स्ट आपका कॉर्डेट्स एवं नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में आएगा ही बिल्कुल, है ना। देखिए कॉर्डेट्स में क्या होता है, नैतिक स्रा या नर्व कॉर्ड पाई जाती है, इसमें नहीं होती है ना, ये सबसे बड़ा अंतर है। इसमें अंग जो है वर्टिब्रेट कॉलम में होते हैं, इसमें अंग नहीं होते हैं। इसमें इनका शरीर जो विभाजित होता है, इसका शरीर विभाजन नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। इसका है डीएनए आरएनए में अंतर भाई, तो इसको कर लेना। डीएनए जो है डबल हेलिक्स श्रृंखला में पाया जाता है, आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबो एसिड, इसका हो जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये रहेगा आपका, इसमें जो है इसका कार्य होता है आनुवंशिक जानकारी का भंडारण करना, इसका होता है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएमटी, है ना, आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं आरएनए, और डीएनए करते हैं जानकारी, डीएनए आनुवंशिक पदार्थों का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट आपका अंतःश्वसन निःश्वसन में अंतर, अभी हम दोनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं, अंतर भी दोनों का कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उनके कार्य लिखिए। आंसर आपके सामने कंप्लीट दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लें। देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। तीनों को याद रखना है। डाइसैकेराइड के अकॉर्डिंग कौन आता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सॉरी, और पॉलीसैकेराइड के अकॉर्डिंग स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। मोनोसैकेराइड के अकॉर्डिंग ग्लूकोज, फ्रक्टोज आता है। तो ये चीज़ें याद रखना तीनों के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है रक्त और लसिका में अंतर, इसको तो आना ही बिल्कुल आने वाला है, इसको रख लो दिमाग में। नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें अंतर किसके संरचना के आधार पर दिया गया, कार्य के आधार पर, रंग के आधार पर। तो रक्त खून का तो सभी को पता है कि रंग जो है हमारा लाल होता है ना। पारदर्शी और लसिका जो होती है हमारी पारदर्शी हल्के पीले रंग की छोटी छोटी पाई जाती है। शरीर में जो सफेद सफेद भाग निकलता है, मांस टाइप जैसे कहते हैं, वो क्या है, वो लसिका टाइप पाया जाता है, लिम्फ जैसे कहते हैं, है ना। तो इसका कार्य जो होता है आपको दिया गया है। चलिए आपके 4 अंक की प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ग्लोमेरुलस इसमें पाया जाता है, बोमन संपुट में पाया जाता है भाई। हेनले की लूप पाई जाती है, हेनले लूप संरचना खाली स्थान में पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, नहीं नेफ्रॉन में पाई जाती है, सॉरी यहाँ नेफ्रॉन में, यहाँ पे याद रखिएगा नेफ्रॉन किडनी में थोड़ा अंतर हो सकता है।
है, लेकिन ये वही संरचना है क्योंकि ये उसी की संरचना एक ही है ना। तो इसको याद रखना। इस तरीके से इसका डायग्राम रहेगा। आप अपनी बुक का डायग्राम याद करें, बनाएं, सीखें तो बेटर रहेगा। ये तो मैंने आपको एक तरीके से नमूना दिखा दिया कह लें कि, है ना। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नसिका, श्वसनलिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, बनांकई या फिर फेफड़े, ये सारा कुछ इसमें होता है। इस तरीके से उसका डायग्राम रहेगा, इसको आप अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ये वही पदार्थ हैं जो कि डीएनए आरएनए का निर्माण कर रहे थे भाई। तो इसमें क्या होते हैं प्रकार, तो हम ऊपर इनके देख चुके हैं। प्रकार कौन से होते हैं, ग्वानिन, एडिनिन, है ना, थाइमिन, यूरेसिल, ये सारे कुछ इसके प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए यही तो दिए गए, ये दिए गए नाइट्रोजनी बेस जो है क्षार होते हैं एक तरीके के, और डीएनए आरएनए का निर्माण खंड होते हैं। मतलब यही है डीएनए आरएनए का निर्माण कर रही हैं। और ये आइडिनिन, थाइमिन, यूरेसिल हो गया, ये क्या है, ये नाइट्रोजनी बेस क्षार होते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। इनसे इनका निर्माण होता है। और शर्करा, इसमें डीएनए आरएनए की दोनों की शर्करा होती है। फॉस्फेट समूह होता है, ये याद रखना। ये चिन्ह पॉइंट लिख देता हूँ मैं ताकि आप डिटेल में भी लिख सकूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए का चित्रात्मक मॉडल दीजिए। भाई वाटसन एवं क्रिक ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था, उसका चित्र नीचे दिया गया है, पहले इसको समझो। डीएनए जो है दो श्रृंखला युक्त पाया जाता है। इस तरीके से डीएनए की संरचना होती है, उन्होंने कहा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का बना होता है जो शर्करा फॉस्फेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। और इन दोनों स्ट्रैंड के बीच नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडिनिन जो थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन जो गुआनिन से जुड़ता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से। ये यहाँ पर डायग्राम थोड़ा इसका उचक गया, आगे चला गया, इसका देखेंगे। ये रहेगा आपके सामने, दोनों संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ये रहेगा डीएनए का चित्रात्मक मॉडल, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया था ना। ये रहेगा है ना, क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना ऊपर चली गई, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है पीडीएफ में कभी कभी। देखिए क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ का संरक्षण जो करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ में जो पाए जाते हैं ना, तो वो क्रोमोसोम डीएनए का संगठित रूप होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, टेलोमियर हो गया, इसमें पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, अनुवांशिक जानकारी को एक तरीके से संचित करना। ये हमारी क्रोमोसोम की संरचना होती है। इसको कंप्लीट कर लेना, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके अगला क्वेश्चन, अगर दिया गया है तो उसको भी देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर कर लेना। देखिए ये कोशिका होती है, आविष्कृत प्रकार की होती है ना, आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। कोशिका में विशिष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसमें जो है स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये रहेगा आपके सामने, है ना, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये लिखा है ना। इसमें ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनका अभाव रहता है, इसमें पाए जाते हैं, है ना। यही तो अंतर है। अगला है अंतःश्वसन निःश्वसन में अंतर, है ना, इनको हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में अंतःश्वसन होता है ना, याद रखना है अंतःश्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसको याद रखना है ना। ये वृत्ताकार डीएनए के टुकड़े होते हैं जो डीएनए से अलग होते हैं, इसको याद रखना, पूरा कंप्लीट कर लेना। और ये रहेगा हमारा जीवाणु, इसकी क्या उपयोगिता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल से यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर लिखिए। तो आंसर आपके सामने है, 5 अंतर दिए गए भाई। 4 नंबर में ये क्वेश्चन लिखा रख लो कि आने वाला है ना। C4 एवं C3 प्लांट्स में देखिए, इस चीज़ का मेन चीज़ याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा C4 एवं C3 चक्र आ जाता है, तो C3 एवं C4 चक्र आ जाता है। इसका जो प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में केवल केल्विन चक्र होता है ना, C3 इसी को कहते हैं हम। और ये होता है जो 2 चरण में होता है, इसे तात्कालिक कार्बन फ्रैक्शंस और फिर केल्विन चक्र के बाद घटित होती है क्रिया। तो इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, है ना। ये ग्लाइकोलाइसिस का रहेगा आपके सामने, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है आपका, C6H12O6, इसको याद रखिएगा। ये पूरा दिया गया है, इसके प्रारंभिक के चरण दिए गए हैं, इसके चरण याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, 2 ATP का निर्माण होता है, 2 NADH का निर्माण होता है, 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं, है ना। तो लास्ट में किसका निर्माण होता है, पायरुवेट के अणु बनते हैं, एटीपी का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से लिखिए। तो ये सारे कारकों से प्रभावित करते हैं प्रकाश। जैसे भाई धूप ही नहीं निकलेगी तो पौधे बेचारे, है ना, पौधे खत्म हो जाएंगे। जैसे अब धूप को छाया में रख के तो देखो, है ना, कुछ दिन में वो क्या है, सूखने लगेगा, क्योंकि क्या है, वो भोजन नहीं बना पा रहा है, उसे चाहिए प्रकाश, है ना, उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, ये प्रभावित करते हैं। अगर ये उस चीज़ों से नहीं मिल पाएंगी तो पौधा जाती है जो है खत्म हो जाएगी। तो ये रहेंगे उसके प्रभाव प्रकाश कारक, इसको याद रखना। अगला है आपका किण्वन क्रिया। तो ये रहेगा आपके सामने, किण्वन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से बताया गया है। ये रहेगा ऊर्जा का क्या महत्व है, जैविक का, पूरा कर लेना यार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डीएनए आरएनए में अंतर। तो यहाँ पे 4 अंतर दिए गए हैं, इनको कर लेना। ऊपर भी हम देख चुके हैं कि इसमें डबल हेलिक्स होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसका आनुवंशिक सूचना का भंडारण करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसमें कौन सी शर्करा, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इसमें केवल राइबोस शर्करा। इसमें क्या है, देखिए इसमें अंतर एक मेन ये हो जाता है, इसमें देखिए थाइमिन पाया जाता है और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। बाकी तो सब सेम रहते हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस क्षार होते हैं, बेस यानी कि क्षारी, है ना। स्थल क्या होता है, डीएनए कहाँ पे पाया जाएगा, कोशिका के केंद्रक में, है ना, कोशिका के विभिन्न हिस्सों में। आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया जैसी जगह पर अलग अलग हो सकता है, वो राइबोसोम वगैरह में आ जाता है। हमारा मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा श्वसन या स्वच्छवास की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये रहेगा, अगर अथवा में दूसरा आंसर देखना चाहें तो मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये रहेगा, क्वेश्चन सेम ही है। ये रहेगी बाह्य श्वसन,
फिर आंतरिक श्वसन को, बाह्य श्वसन में क्या होता है, पहले हम वायु को अंदर लेंगे भाई, नाक के अंदर वायु को घुसाएंगे, फिर देखिए गैस का विनिमय होगा, है ना। हमारे फेफड़े जो होते हैं उनमें छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, है ना। उन नलिकाओं में हवा जाएगी, फिर उसमें छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती हैं जो कि करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जो कि फेफड़ों के पास होती हैं। उनमें जो जाती है गैस बार बार जाती है, निकलती है, उसमें उसका शुद्धिकरण होता है एक तरीके से ना, फिर वायु निकासी होगी। फिर हम उसे क्या करेंगे, अपनी जो यूज की ऑक्सीजन होगी उसे ले लेंगे, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे, है ना, इसको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आंतरिक श्वसन, तो आंतरिक श्वसन के बारे में बताया गया, पहले ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, है ना, फिर ये रक्त में पहुंचेगी। मतलब ये कहाँ पे चीज हो रही है, हमारे शरीर के अंदर हो रही है। बाह्य श्वसन तो हम बाहर से हवा ले रहे हैं, अंदर का श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन। ये ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में चली गई वो हमारी पहले तो हमारे खून में जाएगी, वहाँ पे घुलेगी पूरे, फिर शरीर के अंगों में जाएगी, ऊतकों में जाएगी, हर एक जगह पे जाएगी, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी मेनली। तो वहाँ पे हमारे क्या होगा, ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन के साथ रक्त के प्लाज्मा में घुल करके, है ना, इस तरीके से होता है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी से करके चले जाओ और पूरे याद कर लेना यार, क्योंकि अगर देखिए पहले से वीडियो नहीं देखे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आप लोग वीडियो नहीं देखते, क्यों नहीं देखते, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए करते थे, और किए रहते तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन को नहीं देखते हैं, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि आपकी वीडियो आपको हर बार मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए और अच्छा पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट।